Assalamu alaikum. Today I am here to tell you about chapter number 24, circulatory shock and its treatment. This chapter is most important, ठीक है, for BDS and MBBS students. इसमें से जो MBBS है और BDS है उनको मोस्टली 2 to 3 MCQ ज़रूर आते हैं इस चैप्टर में से, ठीक है, और एक LCQ ज़रूर आता है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से करना है और वाइवा के लिए जो है हर टीचर का ये फेवरेट चैप्टर होता है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से जो है वो इस चैप्टर को पढ़ना है और इसको गाइडेंस से भी एक दफ़ा पढ़ना है और उसके बाद आप अपनी जो शॉर्ट बुक्स हैं या शॉर्ट नोट्स हैं उनसे भी एक दफ़ा पॉइंट्स में देख सकते हैं LCQ के लिए, लेकिन MCQ के लिए और थोड़ा कंसेप्ट के लिए जो है आपको ये गाइडेंस से ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्डिक शॉक आ जाता है। कार्डिक शॉक में पहले आपको इसकी जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये पता होनी चाहिए, ठीक है, कि इसका मतलब होता है कि इनएडुकेट ब्लड फ्लो होता है थ्रू द बॉडी एंड बॉडी टिश्यूज़ आर डैमेज होते हैं इसमें, स्पेशली बिकॉज टू लिटिल ऑक्सीजन, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन वाली लाइन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, ये आपने ज़रूर बतानी है। एंड अदर न्यूट्रिएंट्स डिलीवर टू दिस टिश्यू, ठीक है, ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ ऑफ द शॉक। कॉजेज़ ऑफ द शॉक एक ऐसी क्यों है, ये पूछा जाता है कॉजेज़ ऑफ द शॉक कौन कौन सी हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है फर्स्ट ऑफ ऑल कार्डिक एबनॉर्मेलिटीज़ की आपने हेडिंग देती हैं, ठीक है। इस पर 2 फैक्टर्स जो हैं वो डिपेंड कर रहे हैं। एक इसके काज ये कि सर्कुलेटरी शॉक जो काज होता है बाय द डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, ये MCQs आता होता है, ठीक है। तो ये MCQ के लिए आपने लाइन ज़रूर करनी है, ठीक है। उसके बाद ये है कि सर्कुलेटरी शॉक विदाउट डिमिनिश ऑफ द कार्डिक आउटपुट, लेकिन ये आपको बताना चाहिए काज होता है जब कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ होता है, ठीक है। और जब कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ नहीं होगा तो तब क्या चीज़ें होंगी, और जब डिक्रीज़ होगा तो तब क्या होगा इफेक्ट्स, ठीक है। तो इसके 2 फैक्टर्स हैं, कार्डिक एबनॉर्मेलिटीज़ एंड डिक्रीज वेनस रिटर्न, ठीक है। और ऑल्सो डिक्रीज द कार्डिक आउटपुट बिकॉज हार्ट कैन नॉट पम्प ब्लड डजंट फ्लो इनटू इट। कॉमन कॉज ऑफ डिक्रीज वेनस रिटर्न इज डिमिनिश ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। ये ब्लड वॉल्यूम वाली लाइन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने पॉइंट याद रखना है इसका। उसके बाद इसे हम कार्डियोजेनिक शॉक भी कहते हैं। डिमिनिश ऑफ द कार्डिक पंपिंग एबिलिटी जो होती है उसको हम लोग कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। ये कार्डियोजेनिक शॉक की डेफिनेशन वाइवा क्वेश्चन में पूछी जाती है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कार्डिक एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी तो एबिलिटी जो है हार्ट को पंप करने की वो डिक्रीज़ कर जाएगी और मायोकार्डियल इन्फॉक्शन हो सकता है, ठीक है। और डिक्रीज द वेनस रिटर्न और कार्डियोजेनिक शॉक ही आपने याद रखनी है 3 पॉइंट्स। उसके बाद सर्कुलेशन शॉक विदाउट डिमिनिश ऑफ द कार्डिक आउटपुट, ये वाली लाइन जो आएंगी इसमें आपको ये जो रीजंस लिखी हुई हैं इसकी अदर काजेस की वो आपने याद रख लेनी है, ठीक है। एक एक्सरसाइज और एक अब नॉर्मल टिश्यू परफ्यूजन पैटर्न्स, ठीक है, और बाकी सारा आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है व्हाट हैपन्स टू द आर्टीरियल शॉक इन द सर्कुलेटरी शॉक। इसमें ये जो 3-4 पॉइंट्स लिखे हैं ये आपने एक दफ़ा बस रीड आउट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टिश्यू डिटोरिएशन इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ द सर्कुलेटरी शॉक। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इनएडुकेट ब्लड फ्लो जो है वो काजेज द ब्लड टिश्यू टू बिगिन डिटोरेटिंग इंक्लूड द हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि इनएडुकेट जब ब्लड फ्लो होगा उस वजह से इसके रिजल्ट में क्या होगी, सर्कुलेटरी शॉक, ठीक है। उसके बाद आपने बाकी सारे एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। जो स्टेजेस आ जाती हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो आ जाती हैं स्टेजेस ऑफ द शॉक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से करनी है स्टेजेस ऑफ द शॉक। इसमें हमारे पास नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज आ जाती है, इसमें ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती, और जो प्रोग्रेसिव स्टेज है इसमें जो क्योर हो जाती है ट्रीटमेंट से, और इरिवर्सिबल शॉक है ये ट्रीट नहीं हो सकती, ठीक है, इसमें डेथ ही पॉसिबल होती है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपने इसके 3 मेन पॉइंट्स हैं ये आपने याद रखने हैं, ये जो मैंने आपको ट्रीटमेंट और क्योर्ड और नॉन ट्रीटेड के बताएं, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और जो इसकी बैक डेफिनेशन लिखी हुई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपने ज़रूर करनी है, इसी तरह से ये सारी याद रखनी है आपने। उसके बाद आ जाता है हमारे पास शॉक कॉज्ड बाय द हाइपोवोल्मिया या हेमोरेजिक शॉक, ठीक है। जो हाइपोवोल्मिया यानी कि डिमिनिश ऑफ द ब्लड फ्लो, ये जो है इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी काजेज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करनी है। SCQ MCQ और वाइवा तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, ये जो पैराग्राफ है ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। उसके बाद इसके रिलेशनशिप्स की आपने हेडिंग देके ये ग्राफ बना देना है, और इसमें आपने सिम्पैथेटिक रिफ्लेक्सेस का बताना है कि कंपनसेशन इन शॉक देयर स्पेशल वैल्यू ऑफ टू मेंटेन द आर्टीरियल प्रेशर बाय द आर्टीरियल बैरोरिसेप्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और इसके जो इंपॉर्टेंट 3 इफेक्ट्स हैं कि आर्टरियोल्स कंस्ट्रिक्ट करती हैं, वेन्स और वेनस रिजर्वायर्स जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट करते हैं, और जो हार्ट एक्टिविटी इंक्रीज़ करती है। ये 3 पॉइंट्स आपको आने चाहिए, बाकी आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना, ठीक है। उसके बाद वैल्यू ऑफ द सिम्पैथेटिक नर्व रिफ्लेक्सेस कितनी होती है ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, और इंटैक्ट कब रहती है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आगे जाता है ग्रेटर इफेक्ट ऑफ द सिम्पैथेटिक रिफ्लेक्सेस, ये बस एक दफ़ा रीड आउट कर लेना, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ द कोरोनरी एंड सेरेब्रल ब्लड फ्लो ऑफ द रिफ्लेक्सेस, ये भी बस एक दफ़ा आपने रीड आउट कर लेना, ठीक है। ये सारा आपको एक्सपेरिमेंट टाइप जो है ये करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नॉन प्रोग्रेसिव शॉक कंपनसेटरी शॉक, की बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपने ज़रूर करना है अच्छे तरीके से। इसके ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं 9 पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसके 7 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट्स की जो फर्स्ट लाइन्स हैं, जैसे कि इस पर इफेक्ट जो कौन कौन से
इसके पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसकी नॉन प्रोसेस कंप्रेशन स्टॉक कंपनसेटेड स्टॉक जो है इसकी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, यहाँ तक कि आपने अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से इसकी डेफिनेशन करनी है। उसके बाद फैक्टर्स जो कॉज करते हैं रिकवर करने के लिए फॉर द मॉडरेट डिग्री आपने रीड आउट कर लेना है, ठीक है। ऑल द नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म इसमें हो रहा होता है, ये आपको पता होना चाहिए इसका, ठीक है। और उसके बाद बैरोसेप्टर रिफ्लेक्स होते हैं इसमें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसकीमिक रिस्पॉन्स का करता है, ये आपको पता होना चाहिए। 15 मिलीमीटर मर्क्यूरी जब ब्लड फ्लो जो है वो हो जाता है कम। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन होती है सर्कुलेटरी सिस्टम की, और जो सिक्रीशन है रेनिन की बाय द किडनी वो इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ द वैसोप्रेसिन, ये आपको पता होना चाहिए। इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ द एड्रीनल मेडुला एंड कंपनसेटरी। उसके बाद आगे जाता है हमारे पास कंपनसेटरी मैकेनिज्म दैट रन द ब्लड वॉल्यूम बैक टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाली 3 लाइंस इसकी ऑलमोस्ट लिखी हुई है ना, ये आपको आनी चाहिए, आपने हेडिंग्स इनकी देनी है, और जिसमें बीच में एक लाइन लिखी हुई है इससे रिलेटेड वो आपने एक दफ़ा रीड आउट करके पॉइंट में लिख देनी है, ठीक है। ये जो मेन पॉइंट्स है ना कि बैरोसेप्टर रिफ्लेक्स जो है वो इस पर फैक्टर में इंक्लूड होता है, ठीक है। इसके मिक्स रिस्पॉन्स होता है, स्ट्रेस रिलैक्सेशन होती है, रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन होती है। उसके बाद जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं उनकी वैसोप्रेसिन की वो इंक्रीज़ कर जाती है सिक्रीशन, ठीक है। एड्रीनल मेडुला की सिक्रीशन इंक्रीज़ कर जाती है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको आने चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स क्वेश्चन आता होता है, तो इसमें आपने ये लिखना है, ठीक है। इसमें आपने बताना है कि नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल हो रहा होता है, ठीक है। कंट्रोल के जो सारे शॉक्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमारे पास इसकी पहले डेफिनेशन आ गई, ये आ गया, और इसके ये पॉइंट्स आपने लिख देने हैं, ठीक है। बाकी आपने जो है एक दफ़ा रीड आउट कर लेना। और ये जो डायग्राम बनी हुई है फ्लो चार्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इसी तरह से क्वेश्चन आता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ पॉजिटिव फीडबैक दैट कैन बी लीड टू द प्रोग्रेसिव शॉक, ठीक है, प्रोग्रेशन ऑफ शॉक, ठीक है। तो ये आप बताएं, ठीक है। तो ये जो है ये आपने इसी तरह से पूरे का पूरा चार्ट बनाना है, 3 मार्क्स का, और MBBS में 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आपने इसी तरह से ये पूरे का पूरा चार्ट आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोग्रेसिव शॉक इज कॉज्ड बाय द विस्कस साइकिल ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर डिट्रेशन। ये जो है ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, ये MCQ प्रॉफ में आया हुआ है, तो ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद कार्डिक डिप्रेशन की आपने बस डेफिनेशन कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है उसके बाद ये जो हेडिंग्स दी हुई है ना, वेजोमीटर फेलियर होता है, ठीक है। ब्लॉकेज होती है स्मॉल वेसल्स की, ठीक है। और इंक्रीज करती है कैपिलरी परमेबिलिटी, रिलीज ऑफ द टॉक्सिन बाय द इस्केमिक टिश्यूज, कार्डिक डिप्रेशन कॉज बाय द एंडोटॉक्सिन। ये MCQs आया हुआ है, कार्डिक डिप्रेशन जो है वो कॉज के साथ होता है तो बाय द एंडोटॉक्सिन, ठीक है। तो MCQ में आता है एंडोटॉक्सिन या एक्सोटॉक्सिन, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेलुलर डिटोरिएशन होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये इसके जो हेडिंग्स वाले पॉइंट्स हैं ना ये आपको आने चाहिए, ठीक है। ये जब आपसे पूछा जाएगा कि आपको पता होना चाहिए कार्डिक डिप्रेशन होता है, वेजोमोटर फेलियर, ये सारे जो हेडिंग्स वाले पॉइंट्स हैं ये आपने अच्छे तरीके से करने हैं, और बीच में जो लिखा हो उसको बस एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, और ये वाली जो लाइंस लिखी हुई हैं, ऑल इफेक्ट्स कंट्रीब्यूट टू द फर्दर डिटोरेशन ऑफ मैनी ऑर्गन्स, ये जो लाइंस लिखी हुई हैं कि लिवर पे इसका क्या इफेक्ट है, लंग पे, हार्ट पे, तो ये आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, और ये इसमें से MCQs बनते हैं, ये आपने ज़रूर करनी है, ठीक है। उसके बाद ये भी आपने एक दफ़ा बस रीड आउट कर लेना है। उसके बाद इरिवर्सिबल शॉक आ जाता है, और ये जो है हॉकलंग सिंड्रोम, ये आपने ज़रूर याद करना है, ठीक है। ये SCQ के लिए इंपॉर्टेंट है और वाइवा में भी अक्सर पूछ लिया जाता है, तो ये आपने अच्छे तरीके से करना है। एसिडोसिस एंड शॉक में किस तरह से हो रही होती है ये आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद ये भी आपने बस रीड कर लेना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद इरिवर्सिबल शॉक में भी आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, इसके 2-3 मेन पॉइंट्स आने चाहिए, ये वाला ग्राफ आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो इसकी हेडिंग्स वाले पॉइंट्स बने हुए हैं ये आपको पता होना चाहिए कि डिप्लेशन होती है सेलुलर हाई एनर्जी फॉस्फेट की, और रिवर्सिबल शॉक, ठीक है। और इसका जो इसमें लिखा हुआ है ATP वगैरह के बारे में ये आपने बस एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हाइपोवॉल्मिक शॉक कॉज बाय द प्लाज्मा लॉस, ये क्वेश्चन आता होता है इसी तरह से SCQ की हाइपोवॉल्मिक शॉक जो है वो कैसे कॉज होता है बाय द प्लाज्मा लॉस, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए। उसके बाद इसकी जो कंडीशंस है कि इंडस्ट्रियल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ठीक है, और स्वेयर बर्न्स या फिर हम स्वेयर बर्न्स होते हैं, ठीक है, आपको बता दें, ठीक है। बाकी जो लिखा हुआ है रिजल्ट फ्रॉम द प्लाज्मा लॉस, ये बस आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। ये जो मैंने पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं ये आपने अच्छे तरीके से याद रखने हैं, ठीक है, ये बस इसमें याद रखने हैं। और ये जो इसकी काजेज़ लिखी हुई है टाइप ऑफ द शॉक की, ये भी आपने कर लेनी है, ठीक है। 5 काजेज़ हैं, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इरिवर्सिबल शॉक, इसकी डेफिनेशन, और हाइपोवॉल्मिक शॉक कॉज बाय इन द प्लाज्मा लॉस, ये आपको पता होने चाहिए, इसके पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद हाइपोवॉल्मिक शॉक कॉज बाय द ट्रॉमा से कैसे कॉज होता है, तो इसमें ये 2-3 पॉइंट्स बस आपने याद रख लेने, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ट्रॉमिक शॉक और न्यूरोजेनिक शॉक जो वैसे कॉज होता है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद न्यूरोजेनिक शॉक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये BDS MBBS दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइवा में MCQ SCQ इसमें से ज़रूर आता है, ये आपने अच्छे तरीके से इसका पूरे का कंसेप्ट लेना है आपने, ठीक है। न्यूरोजेनिक शॉक का, ठीक है, इसमें वैस्कुलर कैपेसिटी इंक्रीज़ करती है, फिर लॉस ऑफ द
वेसोमोटर टोन जो है वो लॉस हो जाती है, साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। नॉर्मेलिटी में पहले नॉर्मल रहता है, ठीक है, इसमें साइज़ का आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है, ये अपने पास एक दफ़ा रीड कर लेना है। और उसके बाद ये जो कॉजेज़ हैं इसकी, ये तीन काजेज़ लिखी हुई है कि ब्रेन डैमेज होता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया एंड डीप जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है। तो ये इसके 3 पॉइंट्स हैं, ये आपको बताना चाहिए। उसके बाद हमारे पास एनाफिलेक्टिक शॉक एंड हिस्टामिन शॉक, ये एमसीक्यूज़ के लिए ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से ज़्यादातर एमसीक्यूज़ बनते होते हैं कि जैसे कि इंट्रावेनस इंजेक्शन है ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टामिन का, तो कॉज होता है हिस्टामिन शॉक से। इस तरह के एमसीक्यूज़ आ जाते हैं इसमें मोस्टली, ठीक है। ये आपने एमसीक्यू के लिए याद करना चाहिए से। और सेप्टिक शॉक भी मोस्टली एमसीक्यू आता है, लेकिन जो एमबीबीएस वाले हैं उनको इसका एससीक्यू भी आता होता है, ठीक है। तो ये उन्होंने एससीक्यू के लिए अच्छे से पढ़ना है, और जो बीडीएस वाले हैं उनके लिए मोस्टली एमसीक्यू इसमें से आता है। तो आपके इसकी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन पढ़नी है, और ये ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में बताना है, और इसकी जो कॉजेज़ हैं वो करनी है, ठीक है। सारे शॉक्स जो हैं उनकी आपको डेफिनेशन और उसकी कॉजेज़, ये 2 चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें स्पेशल फीचर्स बताए हुए हैं, हाई फीवर हो जाता है, हाई कार्डिक आउटपुट वगैरह हो जाता है। ये 3-4 पॉइंट्स आपने बस याद रख लेने हैं, ठीक है। ये सिर्फ पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं ना, जिनको मैंने हाईलाइट ज़्यादातर किया हुआ है, ये जो पॉइंट्स हैं ये आपने एससीक्यू में लिखने हैं, ठीक है। और बाकी एमसीक्यू के उसके लिए वाइवा और एमसीक्यू के लिए आपने एक दफ़ा बस रीड आउट कर लें। उसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ द ट्रीटमेंट इन द शॉक, ये जो ट्रीटमेंट है ये ऑलमोस्ट सबकी सेम है, ठीक है। तो ये जो आपकी शॉर्ट बुक फिरदौस है उसके ऊपर भी ट्रीटमेंट में 5 से 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप वो भी अच्छे तरीके से याद कर लें, ठीक है। ऐसे क्यों आया वो आप लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी इसको वैसे आपने एक दफ़ा जो है वो रीड आउट कर लेना कि ब्लड प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन होती है, उसमें क्या कुछ हो रहा होता है, और ट्रीटमेंट ऑफ द न्यूरोजेनिक एंड एनाफिलेक्टिक शॉक विद सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स, ये आपको पता होना चाहिए कौन से ड्रग्स के साथ इसकी ट्रीटमेंट की जाती है, ठीक है। सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स में से की जाती है, जिसमें एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, लॉन्ग एक्टिंग जो है ड्रग्स हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। और एनाफिलेक्टिक शॉक जो है सिम्पटोम वेरिएबल होता है, अपोज करता है वेजो डायलेशन इफेक्ट ऑफ द हिस्टामिन। ये जो मैंने लाइंस मार्क की हुई हैं ये आप नोट कर लें, ये वाली जो लाइंस हैं ये आपने अच्छे तरीके से पढ़नी है, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये लाइंस मार्क कर लेनी है, ये अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है। उसके बाद अदर थेरेपी आ जाती है, इसमें ट्रीटमेंट ऑफ हेड डाउन पोजीशन की जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है, और ट्रीटमेंट विद द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सर्कुलेटरी अरेस्ट इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसका दूसरा नाम आपको आना चाहिए वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ठीक है। और ये स्टॉप होता है बाय द इलेक्ट्रोशॉक ऑफ द हार्ट, और कार्डियोपल्मोनरी रेस्पिरेशन प्रोसीजर्स फ्रेंड्स में किए जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट के लिए। और इफेक्ट जो है इसका ब्रेन पे क्या होता है ये आपने वैसे दफ़ा रीड आउट कर लेना है, ठीक है। लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है।